चेतावनी। अगर आप ईयरफोन लगाकर अपना पसंदीदा शो देख रहे हैं तो अपने आसपास वालों को आगाह कर दें, क्योंकि शो के दौरान संभव है कि आप जोर से हंसने लगें और बगल वाला आपको घूर कर देखे। पर पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये कॉमेडी शो नहीं है, खालिस खबरों का शो है। पहले आप नमूना देखिए। मोबाइल फ़ोन का दौर जब शुरू हुआ था तो एक होड़ रहती थी मनपसंद नंबर लेने की, ऐसा नंबर जो तुरंत याद हो जाए, और इसके लिए कुछ लोग अच्छा खासा पैसा भी देते थे। तब भी किसी को वो नंबर नहीं मिला होगा जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। 9999999999। जी, कुल जमा 10 बार 9। अगर आपको भी लगता है कि ये नंबर किसी को नहीं मिला है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देश भर में 7.5 लाख लोगों को यही नंबर मिला है। एक और नंबर है 8888888888। ये नंबर 1,93,000 लोगों के पास है। पर ऐसा ना हम कह रहे हैं और ना ही कोई टेलीकॉम कंपनी ये नंबर दे रही है। ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, क्योंकि लोकसभा के पटल पर रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ऑडिट रिपोर्ट में तो यही लिखा है। और ये सिर्फ एक गड़बड़ी है जिसे हमने आपको ट्रेलर में बताया। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि आज बड़ी खबर में कैग की रिपोर्ट का एक एक पन्ना पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा कि सरकार के महकमे ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि आप अपना सर धुनने पर मजबूर हो जाएं। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बीते सोमवार यानी 7 अगस्त को सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ऑडिट रिपोर्ट लोकसभा में टेबल की। सीधे रिपोर्ट पर आते हैं। बात फोन नंबर से शुरू हुई थी, पहले उसकी कहानी समझते हैं। आगे से जब भी हम जन आरोग्य योजना कहें आप समझ जाइएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है। इस योजना के तहत सरकार ने कहा कि 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, यानी करीब 50 करोड़ भारतीय इसके तहत आएंगे। हर परिवार को 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। किसी भी सरकारी या सरकार से जुड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सुविधा, बीमा कवर पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसी भी सरकारी रजिस्ट्रेशन में आमतौर पर नाम, पता, जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर मांगा जाता है, और यहीं से शुरू होता है खेल। सरकार ने कैग की जो रिपोर्ट लोकसभा में टेबल की है उसमें बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना में 7,49,820 लोगों का रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है 9999999999। इन सब का एक ही नंबर है। 1,39,300 लोगों का रजिस्टर्ड नंबर है 8888888888। 96,046 लोगों का रजिस्टर्ड नंबर है 90,00,00,00,00। ऊपर के दो तो चलो एक बार सोचे भी जा सकते हैं, लेकिन 0000 वाला नंबर कौन सी टेलीकॉम कंपनी देती है भैया? आपके लिए थोड़ा सा सरल कर देते हैं। 9,85,166 लोग हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ 3। इतना ही नहीं, 20 ऐसे फ़ोन नंबर हैं जिनमें किसी एक नंबर पर 10,000 लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं तो किसी पर 50,000। मोबाइल नंबरों के खेल का मजमून आप समझ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात जन आरोग्य योजना में आधार नंबर की। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत 1285 स्कीम कार्ड ऐसे हैं जिन पर आधार नंबर लिखा है 0000000000। 1245 कार्ड ऐसे हैं जिनमें आधार नंबर लिखा है 784545XXX। 975 कार्ड पर आधार नंबर लिखा है। 975 कार्ड ऐसे हैं जिन पर आधार नंबर लिखा है 21547 और फिर XXX। अब आइए इस सवाल पर कि जिन लोगों ने इस स्कीम में खुद को रजिस्टर कराया है उनके परिवार में सदस्य कितने हैं। स्क्रीन में दाहिनी तरफ आपको एक टेबल दिख रही है, उसको सरल भाषा में समझते हैं। जन आरोग्य योजना के तहत 43,180 परिवार ऐसे हैं जिनमें से किसी में 11 सदस्य हैं तो किसी में 50। आप सही सुन रहे हैं, 50 सदस्य। 12 परिवार ऐसे हैं जिसमें 50 से लेकर 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य। और एक परिवार ऐसा है जिसमें 200 लोग हैं। 200 लोग मतलब इसे गाँव नहीं तो कम से कम मोहल्ला तो घोषित कर ही देना चाहिए था। मोदी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने शायद ये रिपोर्ट पहले ही देख ली थी, इसीलिए वो बार बार कहते हैं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है। कैग की रिपोर्ट में एक और अहम बिंदु को रेखांकित किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में हज़ारों लोग जो सरकारी कर्मचारी थे और अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी गरीबों की इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। कैग की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जवाब भी आया। मंत्रालय ने स्कीम का बचाव किया और कहा कि फ़ोन नंबर का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब किसी को
मैसेज देना हो। इसका लाभार्थियों के वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी एनसेप की ऑडिट रिपोर्ट 8 अगस्त को लोकसभा में टेबल की गई। ये प्रोग्राम गिरिराज सिंह के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। इसकी ऑडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया। एनएसएपी का मूल भावना इसकी बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों की मदद करना है, पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देना। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत जो फंड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है। अब इस योजना की जो गड़बड़ियां कैग ने गिनवाई उनको समझते हैं। साल 2017-18 में 12,347 लाभार्थियों के फंड को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। कहाँ दिया गया? पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत आस्था कार्ड धारकों और एलआईसी में गरीबी रेखा से नीचे आने वालों के बीमा प्रीमियम का पेमेंट करने में। ये सब हुआ राजस्थान में। ओडिशा में 1,66,00,000 रुपए के फंड को ऐसी जगहों पर ट्रांसफर किया गया जिसका एनएसएपी से कोई लेना देना नहीं, जैसे आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बनवाना और उसका मेंटेनेंस करना। जम्मू कश्मीर में तो 3 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में भेज दिए गए, वहीं पड़े हैं अभी भी। गोवा में 1.37 करोड़ रुपए का फंड दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। बिहार में 43 करोड़ रुपए का फंड इधर से उधर किया गया। हालांकि ये एनएसएपी के अंतर्गत ही किया गया, लेकिन जहां खर्च होना था वहां नहीं, दूसरी जगह। यानी कुल 57.45 करोड़ रुपए के एनएसएपी फंड को दूसरी जगहों पर डाइवर्ट किया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वित्तीय प्रबंधन में ऐसी गड़बड़ियां न सिर्फ पेंशन के हकदारों को लाभ से वंचित करती, बल्कि एनएसएपी की वित्तीय स्थिति के खस्ता हाल को भी प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा एनएसएपी की इस रिपोर्ट में और भी गड़बड़ियां बताई गई। पिछले 5 साल में बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में 18.78 करोड़ रुपए सिर्फ रखे गए हैं, इस्तेमाल नहीं हुए। इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों में ज़रूरतमंदों की पेंशन का करीब 6 करोड़ रुपए तो ऐसी जगह पर खर्च किया गया कि बताने में भी शर्म आ जाए। अरुणाचल में 1.36 करोड़ रुपए हारमोनियम का पेमेंट करने में खर्च हुए। बिहार में 2.38 करोड़ रुपए सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाह देने में, गाड़ियों का किराया देने में और चाय नाश्ता करने में खर्च हुए। छत्तीसगढ़ में 24 लाख रुपए में कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए और सीएम तीर्थ यात्रा की होर्डिंग लगाई गई, मास्क खरीदे गए, पैम्फलेट छापे गए। जम्मू कश्मीर में 27 लाख रुपए में सैलरी बांटी गई, गाड़ी बनवाई गई और ट्रैवलिंग अलाउंस बांटे गए। इसके अलावा ज़रूरतमंदों के पैसों से त्रिपुरा में लिफ्ट बनवाई गई, सफाई करवाई गई, पौधे लगवाए गए, बिजली के सामान खरीदे गए। उत्तराखंड में अलमारी खरीदी गई, पेट्रोल खरीदा गया और इनकम टैक्स भरने के लिए कंसल्टेंसी फीस दी गई। पश्चिम बंगाल में विशेष दिनों को सेलिब्रेट किया गया, एसी खरीदा गया और फ़ोन का बिल भरा गया। और ये सब किया जा रहा था ज़रूरतमंदों की पेंशन से। कैग की इस रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात को रेखांकित किया गया है। कई राज्यों में लोगों की पेंशन बरसों से लटकी पड़ी है। दिल्ली में 13,760 लोगों की पेंशन बांटने में 3 साल से ज़्यादा का वक्त लगा दिया गया। केरल में 4200 से ज़्यादा लोगों को पेंशन देने में 2.5 साल से ज़्यादा लेट लतीफ़ी। असम में 4,000 से ज़्यादा लोगों को पेंशन देने में 7 साल का वक्त लगा दिया गया। और जम्मू कश्मीर में तो 2600 से ज़्यादा लोगों को पेंशन देने में 11 साल तक का वक्त लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्वदेश दर्शन स्कीम के ऑडिट को समझते हैं। ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई। शुरुआती फंड अलॉट हुआ 500 करोड़। मंत्रालय ने इसके तहत फंड दिया और 2016-17 तक इसे बढ़ाकर 4,000 करोड़ कर दिया। लेकिन कैग का कहना है कि इतना फंड देने के लिए मंत्रालय ने कैबिनेट का अप्रूवल नहीं लिया, जबकि 1,000 करोड़ के फंड के लिए कैबिनेट का अप्रूवल ज़रूरी है। और देखिए, कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि 6 राज्यों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 19.73 करोड़ रुपए ठेकेदारों को लाभ के तौर पर दिए गए। इन प्रोजेक्ट्स में अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। यही नहीं, कैग ने अयोध्या विकास परियोजना में 8.22 करोड़ रुपए के खर्च पर ध्यान दिलाया। कैग ने कहा ये 8 करोड़ रुपए अनावश्यक हैं या फिर अतिरिक्त हैं। अयोध्या विकास प्रोजेक्ट पर उठे सवालों के बाद यूपी सरकार का जवाब भी आया। राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कैग की रिपोर्ट को स्वीकार किया और जिम्मेदार लोगों को निर्देश दिया कि जितना भी अतिरिक्त पैसा खर्च किया गया है वापस वसूला जाए। आपने इतने सारे आंकड़े सुन लिए, आप कहेंगे भैया लल्लन टॉप इसका आशय क्या निकालें? आशय यही है कि कैग ने अपनी जांच में ये गड़बड़ियां पाई हैं राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के फंड के एलोकेशन को लेकर। अब इस पर अलग अलग विभाग अपने जवाब दाखिल करेंगे, पर कुछ सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए। इसमें कितनी राज्य सरकारें हमने गिनाई, कितनी मियाद गिनवाई? कहीं 11 साल से पेंशन अटकी है, कहीं 5 साल से अटकी है। पहला बिंदु, पेंशन किसको दी जाती है? ज़रूरतमंदों को, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। और अगर ऐसे में उनको मिल रही इमदाद में इतने बरस का गैप आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को फिक्स करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, राज्य सरकार, जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है,
और केंद्र सरकार की है। ये बिंदु 1 है। कई बार विभाग ये दलील देते हैं हमने फंड रीडाइवर्ट किया क्योंकि तात्कालिक रूप से ज़रूरत थी, लेकिन साल के आखिरी तक हम अपने सब बुक्स दुरुस्त कर लेते हैं और वापस से उसको एलोकेट कर देते हैं। अगर इस तरह की बात है तो औचक मद का प्रावधान क्यों नहीं करते हैं अपने बजट में और इस प्रक्रियागत खामी को क्यों नहीं सुधारते हैं। कुछ मंत्रालयों ने कह दिया कि फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उस फॉर्म में आपने फ़ोन नंबर का बॉक्स क्यों रखा, खांचा क्यों रखा। अगर कोरम पूरा करना था तो फिर ठीक से भरते, और ठीक से नहीं भरना था तो फॉर्म में वो जगह ही नहीं रखते। क्योंकि हम सब जानते हैं जब डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की, डीबीटीज़ की, बेनिफिशियरीज़ की बात होती है तो हम आधार कार्ड और फ़ोन नंबर इन्हीं दो के आधार पर तस्दीक करते हैं। तो ये बहुत ही भोतरा किस्म का तर्क है। सरकार को ये देखना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, और ये बात सत्य है कि 2014 के बाद से तकनीकी के आधार पर इसका दायरा भी बढ़ा है और इसकी लीकेज भी बहुत रुकी है। पर इसीलिए इस बात पर और ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो इस तरह की प्रक्रियागत गड़बड़ियाँ हैं इनको दुरुस्त नज़र और सख्ती के साथ सुधारा जाए। और इसीलिए हमें लगा कि कैग की रिपोर्ट के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये एक किस्म का परीक्षक होता है जो सरकार के खर्चों और उन खर्चों के ब्यौरों पर पैनी नज़र रखता है। आपको ध्यान है ना, यूपीए के दूसरे कार्यकाल में कैग थे विनोद राय, और उनकी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट्स पर किस तरीके से राजनीतिक हल्ला मचा था। इसलिए ये ज़रूरी है इस प्रसंग पर बात हो। अब बात हुई है राजनीतिक हल्ले की, तो चलते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज मॉनसून सत्र की आखिरी बैठक थी और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, भारतीय न्याय संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक। इन विधेयकों का मकसद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए जो मौजूदा कानून हैं उनमें सुधार करना है। कौन से कानून? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इन बिल्स में क्या है और इन्हें लेकर संसद के अंदर और बाहर क्या प्रतिक्रिया हुई, ये जानते हैं। आज भी दोनों सदनों में नारेबाजी और स्थगन का क्रम चलता रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विपक्ष की एक मांग तो थी और वो पूरी हो गई, प्रधानमंत्री सदन में बोल दिए। मणिपुर पर कितना बोले ये तो आप पूरा भाषण सुनकर अंदाजा लगा लेंगे, पर बोल तो दिए। फिर विपक्ष किस बात पर नारेबाजी कर रहा है? मुद्दा है कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का निलंबन। इसी बात पर दोनों सदनों में विपक्ष हल्ला काटे है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक आरोप लगा दिया कि अधीर रंजन को छिछले आधार पर निलंबित किया गया। तो पहले यही जान लिया जाए कि अधीर रंजन क्यों सस्पेंड हुए। दर्शक जानते ही हैं कि बीते रोज 10 अगस्त को नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बार बार पीएम और अन्य मंत्रियों को टोका, बेबुनियाद आरोप लगाए। प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव दिया कि स्पीकर अधीर रंजन के बार बार किए गए कदाचार को आगे की जांच के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति के पास भेजें, और जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती अधीर रंजन को लोकसभा की कार्रवाई से निलंबित कर देना चाहिए। लोकसभा ने प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। क्योंकि जिक्र आ गया सो एक लाइन में समझ लीजिए कि विशेषाधिकार समिति क्या है। लोकसभा और राज्यसभा आमतौर पर दोनों ही सदन किसी ऐसे मामले को विस्तृत जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजते हैं। समिति जांच करती है और फिर सदन को कोर्स ऑफ एक्शन सुझाती है जो सदन मानता है। लोकसभा समिति के अध्यक्ष सांसद सुनील कुमार सिंह हैं और राज्यसभा की समिति के अध्यक्ष उपसभापति हरिवंश। राज्यसभा और स्थगन की बात हो रही तो राघव चड्ढा की खबर भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को सदन से निलंबित कर दिया गया है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक वो निलंबित ही रहेंगे। आपके ही दूसरे सांसद संजय सिंह का भी सस्पेंशन बढ़ा दिया गया है, वो भी राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। संजय को बार बार सभापति के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए राज्यसभा से निलंबित किया गया था। वहीं राघव चड्ढा पर कई सांसदों ने फर्जी दस्तखत के आरोप लगाए थे। दरअसल 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस अमेंडमेंट बिल पास किया गया था। इसके पास होने से पहले आप सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव दिया था। कथित तौर पर इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के दस्तखत थे। हालांकि इन सांसदों ने दावा किया कि प्रस्ताव पर उन्होंने साइन नहीं किए। इसमें भाजपा के 3, बीजू जनता दल का 1 और अन्ना द्रमुक के 1 सांसद हैं। इस मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उठाया था और जांच की मांग की थी। और राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी, उनका इन आरोपों पर क्या कहना है? राघव ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को झूठ बताया और ये भी कहा कि एक युवा और प्रभावी सांसद की प्रतिष्ठा को आम आदमी पार्टी ने कहा धूमिल करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची गई है। ये तो हंगामे की कहानी हुई। सदन के अंदर क्या हुआ? लोकसभा की कार्रवाई शुरू ही हुई थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने
2 जीएसटी संशोधन बिल 2023 पेश किए। विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। फिर नारेबाजी हुई, स्थगन हुआ, लोकसभा वापस शुरू हुई तो गृह मंत्री ने वो 3 विधेयक पटल पर रखे जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया। अमित शाह ने कहा 19वीं सदी के 3 कानूनों को बदलने के लिए जो विधेयक पेश किया गया, इस पर पिछले 4 साल से चर्चा चल रही थी और सभी स्टेक होल्डर से सुझाव लिए गए। गृह मंत्री का कहना है कि राजद्रोह का प्रावधान खत्म हो जाएगा, लेकिन नए विधेयक में भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराध का प्रावधान है, जिसे टिप्पणीकार राजद्रोह जैसा कानून ही बता रहे हैं। वैसे इन 3 बिलों को और जांच परख के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा, तो अभी विधेयकों को कानून बनने में कुछ वक्त है। गृह मंत्री के बाद वापस निर्मला सीतारमण खड़ी हुई और दोनों जीएसटी संशोधन विधेयकों को बिना बहस के ध्वनि मत से पास कर दिया गया और फिर दोपहर 1:32 पर लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इधर जब सत्र चल रहा था, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है की तख्तियों के साथ संसद परिसर के अंदर ही अंबेडकर प्रतिमा की ओर मार्च निकाला गया। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार किया और मानसून सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आयोजित की जाने वाली टी पार्टी का भी बायकॉट किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर पर दिए भाषण पर बोलते हुए कहा, पीएम ने सिर्फ 2 मिनट मणिपुर पर बात की और इन 2 मिनटों में भी पीएम हंसकर मणिपुर का मजाक उड़ा रहे थे। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। Would say one line and the entire BJP would shout another nara. The Prime Minister seems to have forgotten that the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. इसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं, जो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री सदन में आओ। 2 बजे सदन वापस शुरू हुआ तो वित्त मंत्री ने राज्यसभा में भी जीएसटी संशोधन बिल पेश किया। वहां 3 से 4 मिनट की बहस के बाद दोनों बिलों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। नारेबाजी के बीच कुछ एक बिलों पर चर्चा हुई, फिर 3:23 पर राज्यसभा को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये था हिसाब किताब, लेकिन जाने से पहले सरकार का पक्ष भी जान लीजिए, जिसके बारे में बताया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। मैंने बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। यह था आज का ललन टॉप शो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।